फातिमा स्कूल प्रबंधन ने शुल्क जमा करने के लिए बनाया दबाव। स्थानीय प्रबंधन और अभिभावकों के बीच तीखी नोकझोंक। फीस तो देंगे पर आधी देंगे ना। देखो फीस तो देंगे फातिमा कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों से शिक्षण शुल्क जमा कराए जाने के लिए बनाए जा रहे दबाव को लेकर मंगलवार को विरोध के स्वर उभर गए। अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चों पर यूनिफॉर्म पहनने का दबाव बनाना अनुचित है। जब ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षण शुल्क में रियायत भी दी जानी चाहिए। फादर प्राचार्य द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन से मामले में चर्चा करने का आश्वासन अभिभावकों को दिया गया। केजी से लेकर जो 12वीं तक के बहुत सारे परमानेंट टीचर्स हैं उनको सब सैलरी देना। मैं भी स्कूल चलाता हूँ, मैं 25 साल से स्कूल चला रहा हूँ। मैं खुद भी, मेरे पापा भी इसी विभाग में, मतलब आपको मालूम है इस बात सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है सर जी। इतना है ये अपना जगह बैठिए ना, अपना ठीक है। ये समस्या ना बहुत बड़ी मामला है, लेकिन हमारे कम से कम मेरी बात तो और हमारी जितना बात तो मैं बताना चाहूंगा इतना है। इस हालत सबको परेशानी होने का साल है और सबको हमको चेक लेके भी चलना है। इसलिए ये हमारे पास ये आया है, क्योंकि जैसे मैं सर को भी बता रहा था तो क्या शिक्षा अधिकारी हमारा मैडम उज्जैन के 27 तारीख को जो बैठक रखी थी तो हमें और जिला पंचायत अधिकारी सीईओ साहब भी थे, तो उसमें प्राइवेट स्कूलों का रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था। मैं भी उसमें शामिल था उस मीटिंग में, ठीक है। इस मामले में बोल रहा हूँ सबका समस्या है, सबको जीना है, लेकिन सबको उसको लेकर चलना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करें। इसलिए इस मामले में जैसे मैं साहब को बता रहा था, अंधेरे है सबको, तो क्या करना, दीपक जलाना है। दीपक मेरे को इसको अगर वो दीपक इधर ही रखे मेरे को उजाला अच्छी तरह मिलेगा, लेकिन आपको नुकसान होगा। लेकिन आप उधर रखेंगे तो मेरे को नुकसान होगा। इस मामले में मेरे ख्याल से जो कोर्ट ने निर्णय ले लिया है, पालकों को सुना होगा, संस्थाओं को सुना होगा, इसके अनुसार जो नियम इसी प्रकार बना रखा है। इसके अनुसार आपको मालूम है जो 19 सुनिए बात सुनिए आप, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है जी। आपके पास जो ऑर्डर है उससे लेटेस्ट ऑर्डर मेरे पास रखा हुआ है। कल शाम पे जी, कल शाम को जो कैबिनेट की जो बैठक हुई सारा ऑर्डर मेरे पास आ चुके हैं। जी बिल्कुल, आप हमें भी दे दीजिए, हम देखेंगे। नहीं, अपन कनेक्टिविटी में नहीं कैसे देते हैं, अपन पहली बार ही अपनी बात करेंगे। कल शाम को सारे ऑर्डर आए सारे मेरे पास आ गए। ऑफ द रिकॉर्ड अभी किसी को बताना नहीं मेरे को, क्योंकि 2 दिन में प्रोसीडिंग होकर पूरा उस पर आ जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको मैं। तो आप किस ऑर्डर के तहत ये ले रहे हैं ये बता दें सर आप मेरे को बस। सर कौन सा सर्कुलर है सर आपके पास में? हमारे पास सर्कुलर है जो आगे उज्जैन से 20 अगस्त का 20 अगस्त लेकिन सर ये उन स्कूलों के लिए जिनकी ऑलरेडी ट्यूशन फीस कम है और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, अदर चार्जेस ज्यादा है। कौन सा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है बहुत सारी स्कूलों के, बस के आने जाने के। तो उसके लिए है कि आपके ट्रांसपोर्टेशन बहुत से स्कूल है ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का आपका नहीं है, लेकिन बहुत से लेते हैं। तो उनके लिए है कि वो सिर्फ ट्यूशन फीस ले, बाकी अदर फीस नहीं ले। तो आपकी ट्यूशन फीस ऑलरेडी ज्यादा है, दूसरे स्कूलों के कंपैरिजन में। नहीं बात करो जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है। हाँ बेटी, अब बेटी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है तो वो अलग से डिपार्टमेंट है, जो जिसकी गाड़ी है वो। अगर मान लो कोई संस्था दोनों रखते हैं, गाड़ी भी संस्था का होगा, स्कूल भी संस्था, तो क्या वो अलग से है? अगर तो साथ लेते हैं, नहीं तो अलग से तो वो लेते हैं। हमारे इधर भी अलग से, हमारा कोई ट्रांसपोर्टेशन की नहीं है तो उसके हिसाब से ले लेते सर। जी सर जी, मैं इतना ठीक है सर। ट्यूशन फीस का और एक ड्रेस का, बच्चों का ड्रेस का प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप उससे बात करूंगा, इतना मैं बोल, इसके ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। बाकी आप लोगों का जो सुन लीजिए, बाकी बात आप जो भी बोला है मैं मेरा अधिकारियों से बात करूंगा। अपनी जितना इतना दे दे, बाद में तो मांगेंगे नहीं सर, डिसीजन हो जाना चाहिए फाइनल। सर जितना बता 6 महीने बाद भी फिर पूरा मांगेंगे कि आपका पेंडिंग चल रहा है। 1000 देने, 800 देने, 1500 देने, डिसीजन तो सर वो तो आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। वो डिसीजन
फातिमा गवर्नमेंट स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद भी अभिभावकों पर जुलाई और अगस्त का पूर्ण शिक्षण शुल्क जमा करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। अलग अलग कक्षा के बच्चों के अभिभावकों को अलग अलग समय पर बुलाया जा रहा है। अभिभावकों ने बताया कि जब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षण शुल्क आधा किया जाना चाहिए, जबकि प्राचार्य द्वारा 2 माह का पूर्ण शुल्क जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इकट्ठे हुए क्या है पूरा मामला? फीस का इशू है, क्योंकि 2 मंथ की इन्होंने फीस मांगी हमसे, और ऑनलाइन क्लास की। क्लास लगी तो है ही नहीं, स्कूल ओपन हुआ ही नहीं, ऑनलाइन की फीस क्यों देंगे हम? और ऑनलाइन फीस का भी कोई रूल नहीं है और समझ में भी नहीं आ रहा है। समझ में नहीं, तो फिर हम फीस देने के लिए एग्री नहीं है। सब क्या है, बच्चों की आंखों ऑनलाइन क्लास मोबाइल से पढ़ने बच्चों की आंखें कमजोर हो रही है। आज अभी यहाँ पे फादर साहब की बात हुई, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? फीस तो जमा करना पड़ेगी। उन्होंने बोला फीस तो देना पड़ेगी, आगे से है, पर अब इसके लिए हम एग्री नहीं है। और हम चाहते हैं कि आगे गवर्नमेंट को या फिर किसी भी आगे शिक्षा संस्थान को, मतलब आगे शिक्षा अधिकारी को जाके अपन इसके लिए ज्ञापन दे और बोले कि आप भैया इस साल हमारी फीस माफ करें। नहीं तो ऑनलाइन क्लास बंद कर दे, जब स्कूल ओपन होगा तब फीस भी पूरी दी जाएगी उनको, या तो फिर प्रमोट करे इस साल, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। आधे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, आधे अटेंड कर नहीं रहे हैं, क्लास में है ही नहीं। मोबाइल के भी इश्यूज रहते हैं, मोबाइल के इशू है, मीडियम फैमिली है, वो नहीं मोबाइल अरेंज कर पा रही, तो कैसे करेंगे पढ़ाई? उसमें नेट डलाना पड़ता है, वो भी एक हमारे ऊपर पेरेंट्स के ऊपर खर्चा है ना भाई, नेट का भी खर्चा है। वो पूरे मंथ अगर चलाएंगे तो हम हर मंथ 6 मंथ अगर नहीं चली क्लास, अगर स्कूल ओपन नहीं हुए तो हम 6 महीने का नेट का खर्चा कैसे देंगे? फीस के अभाव कैसे देंगे? पेरेंट्स के भी बिजनेस में भी तो फर्क पड़ा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि या तो ये फीस माफ हो, या फिर जो इसका मिनिमम शुल्क है वो लिया जाए। भाई ट्यूशन फीस आप लेना चाह रहे हो तो जो मिनिमम है वो देंगे हम, जो मिनिमम शुल्क हो वो बता दो तो वो हम दे देंगे। बाकी हम चाहते हैं कि इस साल हम 8 साल 10 साल से बच्चों को दे रहे हैं फीस रेगुलर, जो इनकी फीस का स्ट्रक्चर बढ़ा के देते हैं वो भी दे रहे हैं, पर इस साल हम नहीं देना चाहते। और रही बात टीचरों को देने की, तो आप आधी दो कुछ भी दो, ये आपकी प्रॉब्लम है, स्कूल का मैटर है, हमारा नहीं है कि हम पेरेंट्स के ऊपर वो बादरेशन नहीं रहेगा इस चीज़ का कि आप दीजिए। क्या नाम है आपका? शिल्पा गुप्ता। मैडम आपका क्या नाम है? सोनाली गिरा। मैडम आपका नाम? शिरीन। अभिभावकों ने ये भी बताया कि कोरोना महामारी के कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुआ है, ऐसे में स्कूल प्रबंधन को भी राहत देनी चाहिए, लेकिन स्थानीय प्रबंधन किसी भी तरह की राहत देने को तैयार नहीं है। मामले को लेकर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी अवगत कराया गया। फीस ले सकते हो आप, पूरे मंथ की पूरी फीस नहीं ले सकते हो, यहाँ पर पूरे महीने की फीस मांग रहे हैं पूरी क्लियर। जबकि शिक्षा अधिकारी का मैंने पेपर में या किसने बोला था कि आप कोचिंग की फीस ले सकते हैं, खाली पूरी तरीके की फीस नहीं ले सकते। आप ये कह रहे हैं कि अप्रैल की फीस और हम जो एनुअल फीस है वो नहीं ले रहे 2 महीने की। अब किस तरीके से क्या करेंगे? अब 2-3 महीने से हमारी पगार नहीं मिली है, क्या है, कैसे क्या एडजस्ट करेंगे? अब यहाँ तो आज आप यहाँ स्वयं आए, आपको बुलाया गया है? बुलाया गया, हमको फोन लगा करके बुलाया गया है। किसका फोन आया था आपके पास में? स्कूल क्लास टीचर का। मेरा ये मानना है कि अभी जैसे कि उज्जैन इंदौर की ट्रेनें बंद है, तो हमारे पास जो साधन है उससे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम हड़ताल कर दी कि ट्रेन नहीं चलेगी तो हम नहीं जा पाएंगे, तो मतलब ट्रेन चलेगी। अभी जो साधन है हमारे पास, वो भले हमें लगता है मेरे बच्चा पढ़ रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर साधन अपने पास यही है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा। तो अपन ये सोचे कि यार ये ऑनलाइन पढ़ाई इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों, मान रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा, पर इसके अलावा अपने पास साधन क्या है बताइए। और फीस का मैं मानता हूँ, मैं खुद मतलब मिडिल क्लास से आता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि जो फीस अगर आप पूरी ले रहे हैं ना तो ये तो गलत है। कम से कम कुछ रियायत देनी चाहिए बच्चों को, पेरेंट्स को भी। मतलब आज कोरोना काल में आप समझ रहे हैं कि हालतें लोगों की ख़राब है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अभिभावकों का ये भी कहना है कि जब बच्चे ऑनलाइन घर पर पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों पर स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के लिए परेशान क्यों किया जा रहा है। लगभग 10 वर्षों से बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। प्रबंधन ने जो शुल्क मांगा है जमा किया, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रबंधन को अभिभावकों का सहयोग करना चाहिए। एक तो ट्यूशन फीस जो ले रहे हैं, ये ट्यूशन फीस यहाँ की ऑलरेडी ज़्यादा है। जो ये गवर्नमेंट का ऑर्डर बता रहे हैं कि ट्यूशन फीस लेना है, बाकी अदर चार्जेस नहीं लेना, तो यहाँ अदर चार्जेस है ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इनका है नहीं, तो वो लग नहीं रहे। हमारा बच्चा यहाँ आ नहीं रहा, हम ऑटो वाले को पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन ट्यूशन फीस जो ये ले रहे हैं
वो बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ा कम कर दे। फीस इनकी पूरी है, जो हमने पिछले लॉकडाउन के पहले जो फीस पेमेंट करी थी वो की वही अभी भी दे रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। इनको ट्यूशन फीस कम करना चाहिए। दूसरा, अभी इन्होंने एक नया ऑर्डर निकाला है कि आप ड्रेस पहन के क्लास अटेंड करें। ये क्लास हम कोई वीडियो का पे नहीं ले रहे हैं, ऑडियो पे हो रही है, तो ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को। तो तीसरा, कुछ आँखों की परेशानी आ रही है, फिर तो इनको ऐसा करना चाहिए कि जो पीरियड ले रहे हैं कंटिन्यू न ले, अभी 10 या 15 मिनट का गैप दे रहे हैं, उस गैप को थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे बच्चों को रेस्ट मिले आँखों को, और वो सही रहे। सर क्या नाम है सर आपका? मनीष श्रीवास्तव, मेरा बच्चा यहीं पे पढ़ता है, विशाल श्रीवास्तव, 8th B में। थैंक यू सर। वहीं ये भी बताया गया कि स्थानीय प्रबंधन द्वारा शिक्षकों को वेतन देने की बात कही जा रही है, जबकि स्कूल में कोई शिक्षक नहीं जा रहे हैं, अभी अपने घरों पर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जहां तक वेतन देने की बात है तो वह स्कूल प्रबंधन का स्वयं का निजी मामला है, इसे अभिभावकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। अभिभावकों का ये भी कहना है कि शिक्षण शुल्क को लेकर दबाव बना रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय प्रबंधक को वरिष्ठों से चर्चा करनी चाहिए, ताकि अभिभावकों को आंशिक राहत मिल सके। आज यहाँ फातिमा स्कूल आप पहुंचे हैं, आप स्वयं आए या किसी ने आपको पहुंचाया है सर? मैं स्वयं ही आया। क्या मामला है सर? सर फीस का ही मामला है। बताएं सर क्या मामला पूरा? फीस पूरी ली जा रही है, कोरोना काल में सबको परेशानी है, फीस आदि की जाए बस। फीस में ना जब आपको मैनेजमेंट बोल रहा है, आप प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर बना रहे हैं, तो आप लोग मैनेजमेंट से क्यों नहीं बोलते हो जाके फीस के लिए कि भाई पेरेंट्स हम लोगों को बोल रहे हैं कि भाई फीस के लिए। अब जब पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट से बात करना चाहिए। तो टीचर्स बोलते हैं कि बोले हम क्यों बात करें, आप आके बात करो। और फीस के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है सारा। आपको स्वयं को फोन करके बुलाया है या आप स्वयं आए? नहीं, फोन पे बात हुई थी मेरी कल। क्या कहना है इनका? वही है कि फीस तो जमा करनी पड़ेगी आपको। कब से कब तक का ड्यूरेशन की फीस मांग रहे हैं? जुलाई और अगस्त का पूरी फीस मांग रहे हैं? पूरी फीस मांग रहे हैं। पूरी अभी क्लास लग रही है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? ऑनलाइन ही हो रहा है। ऑनलाइन में ऑडियो वीडियो पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ऑडियो? दोनों ही। और दूसरा ये कि आप घर पे अगर पढ़ा रहे हैं आप, तो स्टूडेंट को ड्रेस के लिए भी क्यों प्रेशराइज कर रहे हो आप घर पे? बोले साहब ड्रेस पहन के बैठो आप। केमिकल डिवीजन उद्योग में मंगलवार की शाम को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दुर्घटना में एक श्रमिक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जनसेवा लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए उज्जैन रेफर किया गया। केमिकल डिवीजन उद्योग के एसबीपी प्लांट पर मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे चद्दर का शेड एंगल सहित गिर गया, जिससे प्लांट में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठेकेदार रवि शर्मा के ठेके में काम करने वाले श्रमिक रितेश पिता जगदीश प्लांट में बोरी भर रहा था कि इसी दौरान चद्दर का शेड गिर गया, जिससे श्रमिक रितेश का पैर फ्रैक्चर हो गया। घायल को उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए उज्जैन रेफर किया। घटना की सूचना मिलते ही श्रमिक नेता हॉस्पिटल पहुंच गए। ग्रेसिम उद्योग के ठेका श्रमिकों की लड़ाई लड़ने के लिए ठेकेदार श्रमिक संघ मैदान में आ गया। इस संबंध में संघ के राजकुमार सिसोदिया ने बताया कि ठेका श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई श्रमिक संघ ही लड़ सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कांग्रेस नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, ये अनुचित है। श्रमिक हितों की लड़ाई लड़ने के लिए संजय चौहान, रामलाल पांड्या आदि ने मोर्चा खोल दिया। अभी वर्तमान में ग्रेसिम के वायरस का मामला गरमा है, इस संबंध में क्या कहना आपका? ग्रेसिम का जो मामला गरमाया गया है, वो जो सुल्तान सिंह जी ने बोला है कि बीआरएस की बात और ये कम करने की बात ये जो लोग कर रहे हैं, ये अपन होने नहीं देंगे। ठीक, ये उनने जो बोला वास्तविक बात सही है, क्योंकि उनको काफ़ी अनुभव है इस मामले में, और अनुभव के साथ में चलते हैं। कोई वो हवा में बात नहीं करते हैं, उनके सामने ऐसी कोई बात आती है उसका पूरा रिजल्ट बाहर निकाल के फिर वो मीडिया के सामने बताते हैं, नहीं तो वरना ऐसे नहीं बताते। क्योंकि मैंने बीसीआई में नौकरी करी है, मैं उनसे काफ़ी अनुभवी हूँ। वो जो कहते हैं वही होता है। कारण क्या है कि उनको अनुभव ज़्यादा है। और जो यहाँ के जो लोकल राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के जो लोग, वो हवा में बात कर रहे हैं, उस बात तक पहुँच नहीं रहे हैं और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। अभी उनको मजदूरों के हित की बात करना भी मालूम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज उनके पापा भी चुनाव लड़े थे, सब कुछ हुआ, तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते। और जो सुल्तान सिंह जी जो बोलते हैं, उनको देश प्रदेश विदेश तक की मालूम है कि कंपनियों में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अनुभवी है और अनुभव के साथ में कहते हैं।
मेरा तो यही कहना है कि उनके सहयोग में अगर ये अन्य कांग्रेस के लोग जो उन पे उछाल रहे हैं, उनको अगर इनके साथ में रह के अगर काम नहीं करना तो ऐसे उछालने का काम बंद करें, क्योंकि उनने जो कर्मकांड मंडल के जो उनको पावर मिला था, उस पावर के अनुसार उनने संबल योजना में जो काम करा है, तो उस संबल योजना के माध्यम से कितने ही लोग जो आज अपना इलाज करके न अपन सुरक्षित हैं। 5 लाख का इलाज लोगों का फ्री हुआ, उस संबल योजना से बहुत कुछ लाभ मिला है। कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च से ग्रेसिम ठेका श्रमिक को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कोरोना महामारी का बहाना बनाकर जो ग्रेसिम के प्रबंधक ने ठेका श्रमिकों को एक तरह से बेरोजगार कर दिया है। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अभी तक कुछ हल निकलेगा, परंतु अभी तक कोई हल नहीं निकलने के कारण ठेकेदार श्रमिक संघ के द्वारा हमने यह निर्णय लिया कि हम लोग ग्रेसिम के ठेका श्रमिकों के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। माननीय शेखावत जी के नेतृत्व में हमने यह लड़ाई आज से प्रारंभ करी है, जिसके लिए हम अगले अभी 30 तारीख के दिन रविवार के दिन हम लोग एक ग्रेसिम ठेका श्रमिकों का एक मीटिंग बैठक बुला रहे हैं, जिसमें उनकी मिलने वाली उनको योजनाओं के विषय में भी जानकारी देंगे और आगामी जो आंदोलन की रूपरेखा हम लोग वहीं पे बनाई जाएगी। मैं कुछ लोगों को जो श्रमिकों के आंदोलन में को लेकर कुछ लोग श्रमिकों का आंदोलन को कमज़ोर करने का भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी बताना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ बसंत मालपानी जी ने एक श्रमिकों के बारे में कुछ कहा। उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने बादीपुरे में एक हत्या के मामले में आप अभी तक जमानत पे हो। आपने ग्रेसिम का जो समझौता हुआ उसके पहले आपने बड़ी बड़ी बातें करी थी, कहीं पेटी लगवाई, कभी ये करा, कभी समझौते में हम ये करेंगे, लेकिन समझौते के बाद जैसे ही ठेका श्रमिकों का आंदोलन हुआ आप नदारद रहे, आप नज़र नहीं आए। अभी पुनः मैनेजमेंट के इशारे पर आप मजदूरों की लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हो। मजदूरों की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए आपने यह तरह तरह के आरोप सभी को लगाया जा रहा है। मजदूर संघ की तरफ से मैं भवानी सिंह जी को और यूनियनों को एक जो टचपुंजी यूनियन है बाहर की, जो हमारे के ऊपर जब जब कुछ ना कुछ आरोप लगाती रहती है, तो उनको यह कहना चाहता हूँ कि भैया संगठनों के लिए आप ग्रेसिंग में लड़े बात करते हो कि ग्रेसिंग में मजदूर संघ ये कर रहा है, भारतीय मजदूर संघ वो कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसके लिए आपने आज तक क्या करा? भवानी सिंह जी ने अभी बीच में पीस दी थी कि सारी यूनियनों को लेके गंदे नाले के अंदर अपना वो समाप्तन कर देना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भवानी सिंह जी को कि हम क्यों करें, हमने क्या गलत करा ये आप हमारे उसका प्रूफ दो, और आपने जो गलत करा उसका प्रूफ हम आपको देते हैं। अभी हमारे ग्रेसिंग में 58 से 60 हुआ था, उस टाइम पे भवानी सिंह जी ने 65 मजदूरों से करीब 1-1 लाख रुपया 65 मजदूरों से उन्होंने लिया था, और भारतीय मजदूर संघ ने 35 से 50 आदमी को जो भी करवाया था उनसे 1 रुपया चंदे के रूप में नहीं लिया। तो हम कहते हैं कि आप भ्रष्टों के हम भ्रष्ट हैं, इसके लिए आप हमें उसका जवाब दो। और वो कहते हैं आज उनका 1 करोड़ का मकान बन रहा है, आज उनके पास रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है, सालों से बेरोजगार है वो, और उनके पास 1 करोड़ का मकान बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ गया? तो ये मैनेजमेंट के कहने पे काम करते हैं और मजदूरों का नुकसान करते हैं। यही मैं उनसे 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ, ग्रेसिम के 3500 ठेका मजदूर घर बैठे हुए हैं। हम भारतीय मजदूर संघ से आस लगा कर बैठे हुए हैं कि हमारी लड़ाई को भारतीय मजदूर संघ ठेका मजदूर की लड़ाई को लड़े और हमारे को न्याय दिलवाए कि आज ठेका मजदूरों की यह हालत हो गई कि बाहर भी कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है और ना परिवार चलाने की दूर की बात है, मगर हमारे दवाई गोले के पैसे नहीं है, ना घर चलाने के पैसे है। और भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हमारी लड़ाई को आगे लड़े। हमारे शेखावत जी के मार्गदर्शन में शेखावत जी ने कई मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, चाहे भारत कामर्स की लड़ाई लड़ी हो, पुनर्वास भत्ता दिलाया था, तो हमको भी 3500 मजदूरों को कुछ न कुछ दिलवाए और मैनेजमेंट से चर्चा करके और जो राजनीति गैर राजनीतिक लोग आरोप लगा के हमारे आंदोलन को कुचल रहे हैं, तो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे भारतीय मजदूर संघ ट्रेड यूनियन ही ठेका मजदूरों की लड़ाई लड़ सकते हैं। और ठेका मजदूरों से एक आह्वान है कि 30 तारीख को बाल हनुमान मंदिर पे 11 बजे रविवार को एक बैठक रखी गई है। उसमें ग्रेसिम के समस्त ठेका मजदूर और जो किसी भी यूनियन से जुड़े हो उसका कोई नहीं है, मगर ठेका मजदूर एक हो जाए तो ही मैनेजमेंट
अपनी बात में अपन कामयाब हो सकेंगे, नहीं तो भारी ताकत आके घुस जाएगी और अपन को कमज़ोर कर देगी और उनका निजी स्वार्थ हो जाएगा। तो हम तो ठेका मजदूर से आशा और विश्वास रखते हैं, भारतीय मजदूर संघ के झंडे की तरह हमारी लड़ाई लड़े। जय हिंद, जय भारत। कोरोना महामारी के कारण स्थानीय उद्योगों के स्थायी व ठेका श्रमिकों को बेरोजगार किया जा रहा है। इसको लेकर मंगलवार को कलेक्टर द्वारा सर्किट हाउस उज्जैन में सांसद, पूर्व विधायक, श्रमिक नेता व ग्रेसिम प्रबंधन के स्थानीय अधिकारियों की बैठक आहूत की गई। बैठक में ठेका श्रमिकों को रोजगार देने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने, उद्योग का 100% संचालन करने व आवश्यकता अनुसार ठेका श्रमिकों को काम पर रखने की बात पर सहमति बनी। सूखा और गीला कचरा अलग करने की शपथ दिलाई गई। भारत गंदगी छोड़ो अभियान के तहत मंगलवार को नगर पालिका कर्मचारियों ने पाल्या रोड पर शपथ दिलाई। इस दौरान नागरिकों को सूखा और गीला कचरा अलग करने का डेमो दिया गया। सर, नगर पालिका द्वारा जो एक्टिविटी की गई है, अभी क्या मामला है सर? मामला ये है कि अभी थोड़ा सा क्या है, सूखा गीला लोगों को अलग अलग करना सिखा रहे हैं। कई लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि सूखा कैसे अलग करना है और गीला कैसे अलग करना है। तो हम अपने साथ में बाल्टियाँ भी लेके आए हैं। जो हरी वाली बाल्टी रहती है इसमें गीला कचरा डलता है और जो नीले वाली बाल्टी रहती है उसमें ज़्यादातर सूखा कचरा डलता है, अपना जितना भी घर का निकलता है। और महिलाओं को समझाया हमने थोड़ा सा एक्टिविटी करके कि भैया थोड़ा सा सूखा गीला अलग करो, तो इससे आगे चल के हमें भी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि गाड़ियों में तो अपन कर ही रहे हैं, लेकिन क्या है कि लोग नहीं समझ पा रहे, इसलिए से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो अपनी एक्टिविटी के माध्यम से, और अभी एक प्रोग्राम चल रहा है गंदगी भारत छोड़ो अभियान, इस अभियान के अंतर्गत हम ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। गंदगी छोड़ो भारत अभियान के तहत 15 अगस्त और 30 अगस्त तक के यह सफाई अभियान और ये मास्क बांटना, कचरा अलग करना, इससे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम नगर पालिका प्रतिदिन कर रही है। आज हमने ये कार्यक्रम अनुसार सूखा गीला कचरा अलग अलग लोगों के लिए प्रेरित करने के लिए सूखा गीला कचरा अलग अलग करके बताया है, और यह अवेयरनेस लाने के लिए नागरिकों से भी निवेदन करूँगा कि वो भी इसमें सहयोग प्रदान करें, किचन वेस्ट को अलग रखें और गीला कचरा अलग रखें, सूखा कचरा अलग करके ही हमारी गाड़ी में दे, जिससे कोई पोल्यूशन भी नहीं हो सके। थैंक यू सर।